जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट हैं, मैंने आपको जनरल साइंस जो है पढ़ा दिया था। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हो गए थे, एक टॉपिक बचता था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, जो आपके सिलेबस में पहला टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो इसको भी आज कंप्लीट करके इस पूरे जनरल साइंस सीरीज को कंप्लीट करें। मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई है, आप उसमें सारे सेशन देख सकते हो। तो देखो ये चैप्टर है क्या, अगर आपकी साइंस की बुक उठा लो, 9th की 11th की बुक उठा लो फिजिक्स की, तो वहाँ से आपको ये लॉज ऑफ मोशन ये दो टॉपिक ऐसे मिलेंगे, दो चैप्टर्स होंगे जहाँ से ये पूरा आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बस आपने मेरे से समझना है, बाकी ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है कि पेपर में इजीली इसका क्वेश्चन भी निकल जाता है। देखो, सबसे पहले हमें मोशन और रेस्ट के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है, आप कब कहते हो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कब कहते हो कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर अपनी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे वो रेस्ट में है। मान लो अभी मेरे सामने एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद, कितनी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद मैं देखता हूँ वो मोबाइल फ़ोन उसी जगह पे पड़ा हुआ है। पहले भी बेड के ऊपर पड़ा हुआ था, अभी भी बेड के ऊपर सेम पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि वो फ़ोन किस में, अभी रेस्ट में है। ठीक है, बट अगर सपोज करो मैं अपना फ़ोन एक बेड के एक कॉर्नर में छोड़ के जाता हूँ और आधे घंटे के बाद मैं आता हूँ और बेड के दूसरे कॉर्नर पड़ा, इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की। पोजीशन चेंज करने का मतलब है उसने वो मोशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, पोजीशन चेंज किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसी रेफरेंस पॉइंट के, कोई एक पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे बेड मांगा ना, तो बेड से पहले बेड की एक जगह पे था, फिर दूसरी जगह पे है, इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट मैंने बेड माना। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद टाइम, टाइम तो इन्वॉल्व होता ही है, टाइम के साथ ही चीज़ें होती हैं, तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो रेफरेंस पॉइंट के साथ अपने टाइम के साथ जो है रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज करता है, उसको हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, मतलब वो मोशन का पार्ट है। और अगर वो नहीं चेंज करता है तो वो रेस्ट का पार्ट है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से ये आते हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं हमारे जितने भी यूनिवर्स है, उसमें दो तरह की क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर किसी भी एक चीज़ को बताने के लिए हमें जस्ट उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़े, उसकी डायरेक्शन बताने की हमें ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, डायरेक्शन बताने की उसकी ज़रूरत ना पड़े, ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटीज़ को बताने में हमें उनका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा जो मास है वो, मेरा मास जो है वो 60 किलो के अराउंड है। ठीक है, मैं 60 kg का हूँ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं 60 kg, अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं 60 kg नॉर्थ डायरेक्शन में हूँ या 60 kg साउथ डायरेक्शन में हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलते हो ना। अगर आपका मास 50 किलो है, 35 है, 60 है, 70 है, 80 है, तो अब आप बोलोगे जस्ट मेरा मास 60-70 kg है। अब ये नहीं बोलोगे वो किस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब आपका जो मास होता है वो कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी। वो कौन सा स्केलर, मतलब जिस भी क्वांटिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी उसको बोलते हैं स्केलर। इसी तरह डिस्टेंस जो होता है वो भी एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो आपकी आ जाती है वो भी स्केलर क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिनको आपको बताने के लिए मैग्नीट्यूड तो बताना ही है, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बोलते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हुआ 5 किलोमीटर, तो आप ये भी बताओगे साथ में कौन सी डायरेक्शन में हुआ, मान लो वो नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी जो है, देखो वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है, अभी सब पढ़ेंगे। स्पीड जो है वो स्केलर है क्वांटिटी, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में बतानी है। अगर आप किसी की वेलोसिटी बता रहे हो 2 किलोमीटर पर आवर, तो उसके साथ डायरेक्शन में बताओगे, मान लो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसी तरह एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देन फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है जैसे मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, तो पेपर में पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन जो है स्केलर है या वेक्टर है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें बताना होता है, जिनकी डायरेक्शन हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वेक्टर क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल हमने मास दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, स्पीड दे दिया। ठीक है, और वेक्टर में हमने जो है एग्जांपल दे दिया, जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वेट, ये क्या होती है सब देखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब बहुत सिंपल से जाएंगे यार, मतलब हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस इस टॉपिक को वापस पढ़ना ना पड़े, ठीक है। इसके बाद सीधा बुक रीडिंग करोगे आप, ठीक है। अब देखो वी हैव अ डिफरेंस। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। सबसे पहले मोशन में कभी जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमें पढ़ना होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, देखो मान लो अगर मुझे ये मेरा पॉइंट है ए पॉइंट, मान लो अगर ये मेरा ए पॉइंट है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। कहाँ से जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट में मुझे जाना है, ठीक है। अब मान लो ए पॉइंट मेरा, मैं मान लेता हूँ श्रीनगर है, और बी पॉइंट मेरा जम्मू है, ठीक है। क्या है, श्रीनगर और जम्मू, ये 2 पॉइंट है। मतलब मानो मैंने श्रीनगर से जम्मू जाना है, ठीक है। अगर मैं बाय रोड जाता हूँ, क्या जाता हूँ, बाय रोड, ठीक है, रोड के थ्रू जा रहा हूँ, तो आपको पता है जब आप श्रीनगर से निकलोगे आगे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, फिर रामबन वगैरह क्रॉस करते हुए, पहले डोडा फिर रामबन वगैरह क्रॉस करते हुए आगे उधमपुर से होते हुए जम्मू में पहुंचोगे। इसका मतलब आपका कोई रास्ता बिल्कुल सीधा थोड़ी होगा, आप कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, कभी इधर, ऐसे ऐसे करके। तो क्या आप श्रीनगर से जम्मू जब वाया रोड आ रहे हो, तो क्या अपनी डायरेक्शन बता सकते हो, कभी नहीं बता सकते। तो आप कभी भी डायरेक्शन नहीं बता सकते। इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर। क्या करते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, टोटल पाथ कवर, ठीक है। तो जब आप टोटल पाथ कवर की बात करते हो, यहाँ पर आप डायरेक्शन नहीं बताते हो, नहीं बता, इसलिए आपका जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में ही बताते हो, मीटर में बताओगे या सेंटीमीटर में बताओगे, तो मेनली हम किलोमीटर जो है डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बट एसआई में मीटर यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मान लो अब मैंने यही श्रीनगर से जम्मू जाना है, मैंने कहाँ से जाना है, श्रीनगर से जम्मू, बट मैं क्या करूँ, श्रीनगर से जम्मू एक एयर स्पेस के थ्रू जाऊँ, डायरेक्ट लाइन, एक रॉकेट लॉन्च कर दूँ श्रीनगर से जम्मू, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हो बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो। मान लो हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन है तो आप स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन बता सकते हो। मान लो हम नॉर्थ डायरेक्शन में गए, साउथ में गए, तो इसका मतलब ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सर अभी हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि सर जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो है टोटल पाथ कवर्ड। क्या, टोटल जो आपने रास्ता तय किया, टोटल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो हमारा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। इनके यूनिट सेम है, दोनों मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट होंगे, बट डिस्टेंस टोटल पाथ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस है वो जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। डिस्प्लेस, देखो क्या आपका डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, भी सोचो, दिमाग लगाओ, डिस्टेंस जीरो हो सकता है। अगर आप नहीं चले तो डिस्टेंस जीरो, अगर आप चलोगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये याद रखना। मान लो आप इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और इस पॉइंट में आप यहाँ से कुछ ना कुछ चल के गए ना, किसी भी तरह चल के गए, तो आपका कुछ ना कुछ पाथ कवर होगा, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ मैं ए पॉइंट से स्टार्ट किया और मैं वापस ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं वापस ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो इस केस में बताओ मुझे क्या होगा। इस केस में डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ हुआ ना, डिस्टेंस टोटल पाथ है। इसका मतलब आप टोटल पाथ मतलब मानो आप ए से बी गए, फिर बी से ए आए, तो टोटल पाथ कुछ ना कुछ कवर किया, तो डिस्टेंस है। बट अगर आपने ए से स्टार्ट किया, वापस आके ए पे रुक गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो इनमें जीरो हो गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है जब आप चल के किसी जगह से अपनी ही जगह में चल, मानो मैंने यहां से स्टार्ट किया, घूम फिर के वापस इसी जगह पे आ गया, तो इसी जगह से इसी जगह का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो है ना, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। बट अगर आप यहां से चल के वापस यहां पर आ जाओ, तो आपने टोटल पाथ कुछ ना कुछ तय किया, इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं है। ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। सर ना आप ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हो, सर हमारे सिलेबस में जो आपके टॉपिक मेंशन थे उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो था ही नहीं, उसमें था मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड। तो आपने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों बताया भाई? इसीलिए बताया कि आपके सिलेबस में जो स्पीड है ना, ये जो स्पीड है, स्पीड और कुछ नहीं है। स्पीड होता है कि आप कितना डिस्टेंस जो है कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, वो आपकी क्या होती है, स्पीड। क्या होती है, स्पीड। तो इसका मतलब अगर मान लो आप डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हो और टाइम जो है और में ले रहे हो, तो किलोमीटर पर और। अगर डिस्टेंस को आप मीटर में ले रहे हो, टाइम को सेकंड में ले रहे हो, मीटर पर सेकंड। अब अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इससे बनी हुई स्पीड भी एक कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो सर वेलोसिटी क्या होती है फिर? अगर स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। और अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के यूनिट सेम है।
अगर डिस्टेंस स्पीड जो है मीटर पर सेकंड, देखो ना यूनिट कैसे निकलते हैं, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आप मीटर में कैलकुलेट करो, मानो टाइम सेकंड में, तो स्पीड आ गया मीटर पर सेकंड। इस तरह वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन सेकंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर में कैलकुलेट करो, टाइम सेकंड, ये भी मीटर अपॉन सेकंड, बट देयर इज अ डिफरेंस, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वो डिस्टेंस लेके आप टाइम से डिवाइड करके निकालते हो, और वेलोसिटी में आप डिस्प्लेसमेंट लेके टाइम से निकालते हो। तो जहां पर आपका डिस्टेंस इन्वॉल्व है तो वो तो स्केलर क्वांटिटी होगा, और जहां पर आपकी वेलोसिटी इन्वॉल्व है तो वहां पर कौन सी होगा, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, वहां पर आपका क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, क्वांटिटी आएगा। ठीक है, फिर आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है, आपको बोलेगा एवरेज स्पीड निकालो। क्या बोलेगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है आपने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया ना, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया, जब भी पेपर में एवरेज निकालने के लिए बोले तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, थोड़ा समझो, बस क्वेश्चन आएंगे कर लो। जैसे मान लो मैं बोल देता हूँ, पहले एक ऑब्जेक्ट जो है 30 किलोमीटर की स्पीड में चला, फिर 45 की स्पीड में चला, फिर 45 की स्पीड में चला। ठीक है, 3 घंटे में, पहले घंटे में 30 किलोमीटर की स्पीड से चला, दूसरे घंटे में 45 की और तीसरे घंटे में 45 की। तो आपने एवरेज स्पीड निकाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 45 कितना हो गया, 90 और 3 120। इन तीनों को ऐड करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस मतलब तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मतलब 3 घंटे। ठीक है, एक घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे में 45, तीसरे में 45, तो 3 घंटे में हो गया ना बेसिकली। ये क्या हो गया, 90 45 90 और 120 डिवाइडेड बाय 3, और ये कितना हो गया 40 किलोमीटर पर, और इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालनी हो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुम इजिली कर लोगे। ठीक है भाई, ऐसे समझते चलोगे ना तो ये पूरा ही टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने सब पढ़ लिया, बट कंसंट्रेशन से जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते चलो, बाकी हम रिवाइज भी लास्ट पे इसको कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे हम निकालते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैंने आपको बोल दिया, वेलोसिटी होता है वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है। अगर स्पीड की डायरेक्शन नहीं ना होती, अगर स्पीड में मैं डायरेक्शन डाल दूं, पेपर में कंफ्यूज करेगा, जेकेएसएस भी बोलेगा स्पीड में डायरेक्शन डाल दो तो वो क्या बन जाता है, तो तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुमने तो पढ़ा होगा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बेसिकली है दोनों की यूनिट सेम है, स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ है, बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। अगर स्पीड में मैं डायरेक्शन डाल देता हूं तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन वो क्या होती है, वेलोसिटी। ठीक है, जैसे एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर कई बार आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखो, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। इनिशियल वेलोसिटी, किसी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन है, पेपर में आपको बोलेगा कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 थी और बाद में वो 40 की स्पीड में मूव करने लगा, तो हम बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो आप 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, 60 क्या हो जाएगा, 60/2। इसका मतलब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी या मीटर पर सेकंड होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ आई। सर हमने क्या क्या समझा, हमने ये समझा कि सबसे पहले अगर हमें कोई बोले डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो बताता है कि टोटल पाथ आपने कितना ट्रैवल किया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। फिर हमने देखा एक चीज़ होती है सर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट। अगर शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ पर ना मेन आपको कंफ्यूज, आजकल जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना रहा है उसमें कंफ्यूज क्या करेगा, कंफ्यूज यही करेगा कि मानो एक पर्सन है, जैसे अभी ये क्वेश्चन जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का आई थिंक हाँ एग्जाम हुआ, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा कि मानो एक पर्सन है जिसका नाम है राघव, ऐसे 2-3 क्वेश्चन लगातार है, वो ये करता है, वो ये सोच रहा है, ठीक है, ऐसे वापस बोल देगा आपको, मानो किसी का नाम है शक्ति मान लेते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, शक्ति ने क्या किया, स्टार्ट किया एक पॉइंट से, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, शक्ति फिर मूव करना शुरू हुआ। ठीक है, शक्ति ने ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पे उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर बी पॉइंट से वो घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गया, वापस उसने 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, मान लो दूसरे रूट में है, तो आपको बोलेगा इस केस में आप मुझे बताओ डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस ये कंफ्यूज करेगा। यहीं से तो स्टेटमेंट बनती है। अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से समझे तो स्टेटमेंट करने में क्या दिक्कत है यार। तो देखो डिस्टेंस मैंने आपको बताया टोटल पाथ, तो पहले ये 5 गया, फिर ये 6 गया, 5 6 कितना हो 11, इसका मतलब इसका डिस्टेंस 11 है। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, ये ए से गया बी में, बी से वापस आ गया ए में, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ, ए से ए ही ढूंढना है, और ए से ए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है ना, तो इसका मतलब ये इसने डिस्प्लेसमेंट गया थी इसकी 0 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, और जो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस जो है हमारा वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये फर्क आपको इजिली पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है।
जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँ वो मेरी एवरेज स्पीड मिल जाती है हमें, ठीक है। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर डिवाइड कर दो 2 के साथ, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड को डायरेक्शन ऐड कर दो। स्पीड डिस्टेंस से बनी है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बट अगर हम उसमें डायरेक्शन ऐड कर देते हैं तो वो जो चीज बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। सर आपने जो जो अभी तक समझाया ना वो हमारे दिमाग में फिट हो गया है। अब आगे बढ़ो और चीजें भी बताओ जो पेपर में पूछता है, ठीक है। अब वेलोसिटी से एक चीज बनती है एक्सेलरेशन। ये आराम से कंसेप्ट समझना। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन को, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं ना, इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। बेसिकली अगर मोर स्पेसिफिकली बोलेंगे कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम के साथ जो है वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आपको ज्यादातर फिजिक्स में ना इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल मतलब जब आपने शुरू किया स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी जो है मान लो आपकी u हम मानते हैं फिजिक्स में, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हम v मानते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को क्या मानते हैं, v। तो मान लो इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में वो v वेलोसिटी से चल रहा है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, यही तो चेंज निकलता है ना। तो डिवाइड कर दो टाइम के साथ, फाइनल मेरी v है, इनिशियल मेरी u है, डिवाइड बाय t। तो v माइनस u बाई टी आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पेपर में बोलेगा शिवम एक पर्सन है, वो एक गाड़ी चला रहा है, इनिशियली उसकी गाड़ी रेस्ट में थी। रेस्ट का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, रेस्ट मतलब रुका हुआ, तो इसका मतलब u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और बाद में वो 50 की स्पीड से 50 की वेलोसिटी है उसकी, 50 वेलोसिटी है, तो v आपको दिया 50। आपको बोलेगा एक्सेलरेशन निकालो कि वो जो है 2 मिनट में या 2 आवर में वो कितना ट्रेवल करता है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही बताया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50। इनिशियली जो है फाइनल वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, और इनिशियली जो है वो 0 है, 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम 2। तो ये कितना हो जाएगा, 50/2। इसका मतलब इसकी जो है एक्सेलरेशन हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, ठीक है। अभी तक जो यूनिट्स देखे वो सारे देखो भाई एक्सेलरेशन के समझ आ जाएंगे। डिस्टेंस को हम एसआई में, एसआई यूनिट जो होते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, मैंने पहले भी बताया, उसको मीटर में कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही है बट डायरेक्शन आ जाती है, यूनिट तो इसका भी मीटर ही रहेगा, ठीक है। स्पीड के यूनिट क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड, तो इसके यूनिट आ गए मीटर पर सेकंड। इस तरह वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, मीटर, टाइम के सेकंड, इसके यूनिट भी मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन की क्या यूनिट, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के क्या होते हैं, मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम के क्या हो जाएंगे, सेकंड। तो नीचे 2 बार सेकंड आ गया, इसका मतलब इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन के हमारे यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई जो जो चीजें बता रहा हूं ना कि इसके मीटर पर सेकंड, इसके मीटर पर सेकंड, इसके यूनिट क्या होते हैं, ये स्केलर है या वेक्टर है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। और पेपर में ये भी पूछेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, वो पहले रेस्ट में था, फिर वो चलना शुरू हुआ, उसने क्या किया, ये सारी चीजें आपको यहां से कवर करनी है, अच्छे से देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद हमारा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जहां से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हमने क्या क्या देखा, हमने एक समझ लिया सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, रेस्ट, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, स्केल, हमारे पास आ गया स्पीड, फिर आ गया वेलोसिटी, फिर आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी कितना चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, ठीक है। इसके बेसिस में छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आपको डालेगा, बाकी जब मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा तो न्यूमेरिकल में आपको करवा ही दूंगा एक दो, डोंट वरी। ऐसे भी मैंने आपको बता दिया, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो आपने टोटल डिस्टेंस लेना है, डिवाइड करना है टोटल टाइम के साथ, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेगा तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर भी डायरेक्शन, क्योंकि ये वेलोसिटी से बना है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट से बना है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एक्सेलरेशन भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब ना यही जो मोशन है, ये सब मोशन में ही है ना, ऑब्जेक्ट मूव कर, इसी मोशन को हम ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पेपर में पूछेगा कि कौन से ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्राफ होते हैं, ठीक है। आपने इसको पढ़ना कहाँ से,
मेरा सेशन देखने के बाद आपने एनसीईआरटी की बुक, तुम्हें हार्डली 10 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। सेशन अगर आप अभी देख रहे हो या कल देखोगे या जब भी देखोगे, सेशन देखने के बाद उसी दिन, जब आप सेशन देख रहे हो उसी दिन या अगले दिन आपने एनसीईआरटी की बुक से यही वापस पढ़ लेना। तुम्हें कभी नहीं बोलेगा और पेपर में कोई गलती नहीं होगी, इसका विश्वास मैं देता हूँ तुम्हें, ठीक है। बट तुम्हें अच्छे से ये एक बार देखना पड़ेगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ होता है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, एक ऐसा ग्राफ जो किस किस के बीच में कैलकुलेट बना हुआ है, डिस्टेंस और टाइम के। बचपन में ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम के, ठीक है, मतलब एक तरफ डिस्टेंस एक तरफ टाइम। तो मान लो मेरा इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में ये पूछेगा आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, देखो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से निकाल सकता हूँ स्पीड। क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड। मतलब अगर मान लो, अगर मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल करता है और बाद में इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, तो मैं डिस्टेंस को माइनस करूंगा और टाइम को माइनस करूंगा, मैं आपको क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोल लो, आप निकाल सकते हो। किसकी हेल्प से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये चीज याद कर लेना, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड, ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। बट आपने इतना पेपर के लिए याद रखें जहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड या वेलोसिटी हमें निकालनी हो वो निकाल, क्यों, क्योंकि ये बेसिकली डिस्टेंस है ना, ये टाइम है। तो आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, इनको माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना टाइम है, यहाँ पर कितना है, इसको माइनस करोगे, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपका क्या निकल जाता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपकी स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन से ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो। आपको ग्राफ बना के नहीं दे रहा कि वो इसमें ये निकाल के बताओ, आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। इसी तरह एक ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या ये ध्यान से समझना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम, नाम से ही पता चल रहा है ये ग्राफ जो होगा ये वेलोसिटी और टाइम से होगा, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। जैसे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हो, इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। बट सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, इस ग्राफ से आप एक और चीज निकाल सकते हो, क्या, इस ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दो पॉइंट के बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, आप कैसे निकालोगे, आप जस्ट यहां से ए से नीचे एक लाइन लगाओगे, बी से नीचे आप लाइन लगा दोगे। ये जो एरिया है ना, आप इस एरिया को कैलकुलेट करोगे, जितना ये एरिया आएगा ना वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ना वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मतलब पेपर में पूछेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो, तो स्पीड वेलोसिटी हमने देख लिया। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप क्या नहीं, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है यार, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो यहां से चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, बी पे जो वेलोसिटी होगी, मान लो यहाँ पर 5 वेलोसिटी, यहाँ पे 3 वेलोसिटी है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे, 5 - 3, और डिवाइडेड बाय, मान लो यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 2 - 1, तो ये आपकी निकल गई ना एक्सेलरेशन। मतलब ये आ गया 2 और नीचे आ गया 1, तो मतलब आपकी एक्सेलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकेंड का, ये आपकी एक्सेलरेशन निकल गई। इसका मतलब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। जो दोनों पॉइंट में वेलोसिटी है उनको माइनस करो, डिवाइड जो दोनों पॉइंट में टाइम है उसको माइनस करो, निकल जाएगा। बट इसका एक और फायदा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, जिन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, मान लो ये मेरा ग्राफ था, कौन सा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में मेरा ग्राफ है, और ये इस तरह का ग्राफ है, और मैंने इन दो पॉइंट में, मान लो बी और सी मेरे पॉइंट है, इनके बीच में मैंने डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई निकालना। तो आप जस्ट क्या करो, इनको नीचे ले जाओ और इसके बीच में जो एरिया है ना इसको कैलकुलेट कर लो। जो आपका एरिया की वैल्यू आएगी, एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके ना, तो जो भी आपकी एरिया की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मतलब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा वापस बता दो, डोंट वरी, आई एम हियर टू टीच यू ओनली, ठीक है। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में। हमने पहले एक्सेलरेशन यहां से शुरू कर, एक्सेलरेशन होता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है टाइम के साथ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपकी एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। अब इसके बेसिस में आपको कोई भी न्यूमेरिकल आपको पेपर में आएगा, आप कर लोगे, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज कर, मान लो आपको बोलोगे इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, फिर बाद में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलने लगा और उसको टाइम लगे 2
मिनट या 2 सेकंड, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करो, तो फाइनल जो था माइनस करोगे इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट आपको पेपर में ये पूछ सकता है कि जो आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो आपको क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, तो उसके आपके हेल्प से स्पीड या वेलोसिटी निकाल सकते हो। बट अगर आपको बोले, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है तो आप क्या निकाल, हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से, और हम इससे डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे, हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो एरिया आएगा ना बिटवीन द 2 पॉइंट्स, अगर वो एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर। और एक लास्ट टॉपिक है जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। न्यूमेरिकल में आपको जब मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो अभी हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस, इसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन डालूंगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ये बोलती है, अगर आप मान लो कि आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक ही एक्सेलरेशन से मूव, कांस्टेंट का मतलब जो चीज़ चेंज नहीं होती। तो अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मान लो जैसे आपका कोई चीज़ स्पेस से गिरती है ना नीचे, तो आपको पता है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लगती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगती है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हर जगह यही वैल्यू लगेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये होती है एक्सेलरेशन की कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर कहीं पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3। एक है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये सब आपको मैंने बताया, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, ए होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम। ये पता है कहाँ से फॉर्मूला निकला, यहाँ से आपने पढ़ा है ना एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अगर मैं u को इधर ले जाऊँ तो ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v। तो ये बन गई ना इक्वेशन ऑटोमेटिक, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब आपको पेपर में क्या दे देगा, आपको टाइम दे देगा, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, एक्सेलरेशन आपको बोलेगा फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनके बेसिस में न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है जो डिस्प्लेसमेंट है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है आप निकाल सकते हो, एक और फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरी है ट्वाइस ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जिनके बेसिस में पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं। मान लो यहाँ पर आपको फाइनल वेलोसिटी दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा, आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो निकाल सकते हो। जब आपको 3 वैल्यू दी है, 4 में से चौथी आप कैलकुलेट ही तो करना है, जस्ट क्या करना है तो ये आप कर सकते, ये आपको जस्ट थोड़ा इनकी नॉलेज होनी चाहिए। वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, टाइम रिलेशन। दूसरी आ गई s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है, या पोजीशन टाइम रिलेशन, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसको पोजीशन टाइम रिलेशन, अब ये नहीं बोलना सर ने तब पोजीशन टाइम रिलेशन नहीं बताया था, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। ये तीनों याद कर लेना, इसके बेसिस में पेपर में न्यूमेरिकल आपको आते हैं, ठीक है, दिस इज क्लियर। जो अभी तक पढ़ा वो पहले रिवाइज करेंगे, हम समझेंगे हमने क्या पढ़ा। हमने बेसिकली रेस्ट मोशन से कहानी स्टार्ट की थी, फिर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारे टॉपिक बच जाएगा, 2 टॉपिक बच जाएंगे, मास वेट उसको देखेंगे, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हमारे 3 है उसको हम कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। आज सेशन कवर कर लेंगे पूरा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले हमने आज का जो टॉपिक स्टार्ट किया वो था मोशन। मोशन होता है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन चेंज किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हुई। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट का मतलब मेरे सामने एक चेयर पड़ी हुई है ना, चेयर के सामने मेरा एक वाटर बॉटल पड़ी हुई है। पहले मैं देखूंगा वो चेयर से कितनी दूर है और 1 घंटे के बाद देखूंगा वो चेयर से कितनी दूर है। अगर मान लो जितनी पहले दूर थी अभी भी उतनी दूर है 1 घंटे, इसका मतलब उसने पोजीशन चेंज नहीं की, वो रेस्ट में है। बट अगर 1 घंटे के बाद उसकी पोजीशन जो है बॉटल की चेयर से ज्यादा दूर होगी तो मैं समझ जाऊंगा उसने मूव किया। तो मतलब मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया हर एक जो हमारी यूनिवर्स में क्वांटिटी है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड ही होता है सिर्फ, जिनमें डायरेक्शन का कोई कंसर्न। मान लो आप 50 किलो के 60 किलो के वो उसमें डायरेक्शन कोई नहीं है, क्या नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ में कोई उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जहां पर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो स्केलर में मास, डिस्टेंस, स्पीड ये सब आ जाते हैं, वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट ये सब आ जाती है, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली वेट फोर्स ही होती है, वो हम देखेंगे।
सबसे पहले हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। डिस्टेंस होता है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में टोटल पाथ जो आपने ट्रैवल किया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ज्यादातर जीरो नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मान लो आपने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, वहीं पर आके आप रुक गए, तो आपके डिस्टेंस जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। स्पीड क्या होता है, आप कितना डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल करते हो वो आपकी स्पीड आ जाती है, वो एक स्केलर क्वांटिटी। मान लो आपने 50 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रैवल किया, तो 50/3 आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। और वेलोसिटी होती है आप कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में करते हो, वो होती है वेलोसिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैंने आपको ये समझाया कि आपको पेपर में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन आते हैं। एवरेज स्पीड होती है आप टोटल डिस्टेंस ले लो, टोटल टाइम से ट्रैवल कर लो, ठीक है। मान लो आपने जम्मू से पूंछ जाना है, तो आपने पहले घंटे में मान लो 40 की स्पीड से चले, दूसरे घंटे में 50 की स्पीड से चले, फिर 60 की स्पीड से चले, फिर 30 की स्पीड से चले, तो आप सभी घंटों के जो डिस्टेंस है उनको ऊपर ऐड करो, डिवाइड कर दो, टोटल टाइम आपको जो लगा आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। इस तरह अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आप इनिशियल वेलोसिटी देखते हो, किसी की भी फाइनल वेलोसिटी देते हो, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। इनके बेसिस में छोटे मोटे न्यूमेरिकल आएंगे पेपर में, तो तुम उसको इजिली उड़ा दोगे, इसलिए बताया। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है टाइम के साथ। मान लो किसी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसमें चेंज मतलब v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम, वो आपकी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो अगर मान लो इनिशियली कोई रेस्ट में है, तो आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो लोगे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट में तो वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक चीज पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जस्ट लाइक आप मान लो स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, या बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, या एरोप्लेन भी चला रहे हो, उसमें एक एक्सेलरेट का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेट करते हो तो वो आपकी गाड़ी क्या होती है, एक्सेलरेशन करने से वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो स्पीड बढ़ती है। अगर आप एक्सेलरेशन को कम कर रहे हो तो स्पीड जो है घटती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक तरह के एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, मतलब जब अपनी स्पीड को आप कम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वहां पर डायरेक्शन का कंसेप्ट है। जहां जिस भी चीज में डायरेक्शन का कंसेप्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। अगर कोई चीज बढ़ रही है उसको, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो चीज बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर वो कम हो रही है तो उसको नेगेटिव लेंगे। ये चीज दिमाग में बिठा लो कि डायरेक्शन का कंसेप्ट जहां पर भी होता है वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव भी हम यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको फोर्स में क्लियर होगा अच्छे से। अब फिर हमने कहा कि मोशन को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर लो। मान लो अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम वेलोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। और अगर हम वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, उससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बट उसके से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अगर हम उसका एरिया निकाल दें तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर हमने देखा एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हमारे पास है, अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, तो वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली जो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन जो पोजीशन टाइम बोलते हो, तीसरा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और इनके बेसिस में पेपर में आपको न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकली आपको ये टॉपिक जो है कवर करना है, ठीक है। इसके बाद सर एक आपने बताया था कि आप हमें बताओगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फर्क। उसके बाद जो है मूव करेंगे मास एंड वेलोसिटी पे। उसके बाद हमारे लॉज ऑफ मोशन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो अभी फोर्स भी पढ़ाना है यार, फोर्स भूल गए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अगर आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, इक्वल टाइम में, अगर आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बोलेंगे आप यूनिफॉर्मली मूव करें। मतलब आपने पहले घंटे में 50 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में 50 चले, तीसरे में 50 चले, चौथे में 50, पांचवें 50, मतलब आप हर घंटे में 50-50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करें तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन है। बट अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब आपका डिस्टेंस इक्वल नहीं है, मतलब पहले घंटे में मान लो कुछ अलग चले, दूसरे में अलग चले, अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो आप उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मान लो आप पहले घंटे में 50 चले, दूसरे में 35 चले, तीसरे में 45 चले, फिर आप 70 किलोमीटर चले, फिर 65 चले, तो भाई ये आपका इक्वल डिस्टेंस नहीं ना, ये अनइक्वल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये फर्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सीधा होता है, ठीक है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वो इस तरह से आता है, स्ट्रेट एक तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में कोई रैंडम से ग्राफ होंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो क्या होता है, जब आप इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करते हो तो आप हम बोलेंगे कि आपने यूनिफॉर्मली मूव करा। और अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करो तो आपका हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक चीज होती है फोर्स। फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स होता है पुश या पुल अ बॉडी, मतलब जब आप किसी बॉडी को खींचे और धकेलते हो उसकी स्टेट चेंज करने को, उसको बोलते हैं फोर्स, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पर मुझे फॉर्मूला समझाना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, फोर्स। और फोर्स भी एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी, ये याद कर लें। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी भी डायरेक्शन होती है। और फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। क्या होते हैं, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन भी बोले आप, कई बार पेपर में आ जाता है एक न्यूटन किसके बराबर। देखो मास की यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के मैंने आपको बताया ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन भी बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो फोर्स के न्यूटन यूनिट भी होता है, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। फोर्स बेसिकली आप किसी चीज को खींच रहे हो या धकेलो। मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो तो वो बाहर दरवाजा लगा होता है, उसमें लिखा होता है पुश और पुल। तो आप किसी चीज को पुश या पुल करते हो ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं फोर्स। फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी मुझे आपको समझाना था। और फोर्स की यूनिट होते हैं न्यूटन। तो अगर मैं इसके बेसिस में, फॉर्मूला के बेसिस में यूनिट निकालना चाहूँ, मास के होते हैं किलोग्राम और एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आगे फोर्स के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ठीक है। आपके पेपर में ये मेंशन है ना अभी, मास और वेट का। तो मास एंड वेट के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। मास का मतलब क्या होता है, मास का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग ऑफ मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मान लो आप में या कोई भी ऐसी चीज है, मान लो मेरे हाथ में भी स्टाइलस है। ये स्टाइलस जिस चीज का बना है, मान लो ये लेड का बना है, तो इसमें कितनी लेड है। मैं एटम्स का बना हूं, मॉलिक्यूल्स का बना हूं, मैं सेल्स का बना हूं, तो मेरे में कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो मतलब आपके अंदर मैटर कितना है वो आपका मास होता है, ठीक है। आपके अंदर मैटर कितना है वो आपका मास है, ठीक है। वो गया मास। वेट क्या होता है, आपके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आप अर्थ के ऊपर रुके हुए हो, आप अर्थ के ऊपर रुके हो, तो आपको पता है हर टाइम आपको अर्थ जो है नीचे खींच रही है ना, तो आपके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। तो आपके कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपका क्या है, वेट, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो मास है उसके यूनिट क्या होंगे, किलोग्राम। आप सबको पता है किलोग्राम। बट वेट के यूनिट का, मैंने आपको बोला वेट एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बोलता है कि आपको कितना ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वो आपका एक फोर्स आपके ऊपर लगाए। तो फोर्स के यूनिट का होता है न्यूटन, इसका मतलब वेट के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन। यही डिफरेंसेस से पेपर में क्वेश्चन आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया कि आपका मास 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, तो उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और जो आपका वेट है, आपका वेट जो है उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, मतलब फोर्स इन्वॉल्व। तो फोर्स जहां पर भी इन्वॉल्व होगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका वेट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरी बात, आपका मास जो है, ध्यान से सुनना, आपका मास जो है वो कहीं चेंज नहीं होता है, मास में चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। मान लो आप अर्थ में हो, आपका वही मास रहेगा। आप मून में चले जाओगे, आपका वही मास रहेगा। बट वेट जो है वो चेंज होता रहता है। क्या होता है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, अब सिंपली समझ जाओगे क्यों चेंज होता है। देखो वेट क्या है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास तो चेंज नहीं होगा बट एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन अर्थ में अलग होगा और मून में अलग होगा। तो अर्थ में अलग है एक्सेलरेशन लग रही है, मून में अलग लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की चेंज होने की वजह से वेट आपका चेंज हो जाता है। आपका अर्थ में अलग वेट होगा, मून में अलग वेट होगा, जुपिटर में अलग होगा, सन में अलग होगा। तो वेट चेंज क्यों, क्योंकि बेसिकली वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का मास ज्यादा है तो ज्यादा होती है, मून की कम होती है। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होती है। इसका मतलब अगर आपका वेट जो है अर्थ में, अगर आपका वेट जो है, ध्यान से सुना, अगर अर्थ में आपका वेट जो है 60 न्यूटन है, कहां पे, अर्थ में। अगर अर्थ में आपका वेट 60 न्यूटन है तो मून पे आपका वेट पता कितना होगा, इसका 1/6 हो जाएगा। 1/6 ऑफ 60 मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। ये याद कर लेना। तो मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां बच्चे घबरा जाते हैं, पेपर में गड़बड़ हो जाती। क्या कि हमारा जो मास है वो चेंज नहीं होता। अगर आपका मास 50 किलो है यहाँ पर, तो मून में भी 50 किलो ही रहेगा। बट आपका वेट जो है, अगर यहाँ पर 50 न्यूटन है या 60 न्यूटन है, तो वहाँ पे मून में जाके 60 न्यूटन नहीं रहेगा, वो 1/6 हो जाएगा। तो हमारा मास जो है वो चेंज नहीं होता है, और बट हमारा वेट जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जिसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा मास है उसको आप सिंपली मेजर कर सकते हो। कोई भी ऑर्डिनरी बैलेंस जो आपका होता है, कोई भी आपकी वो वेइंग मशीन जो होती है दुकानों में होती है, तो ऑर्डिनरी बैलेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट वेट को आप किसे कैलकुलेट करते हो, स्प्रिंग बैलेंस से। किसे, स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये नहीं पूछेगा, बट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो आपके अंदर कोई ना कोई मैटर होगा। मास जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। मास कैन नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, ठीक है। ये जीरो नहीं हो सकता, बट वेट आपका जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है, मान लो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही, मान लो स्पेस में अगर ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही, तो उस केस में उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। देखो ना, मतलब फॉर्मूला समझो ना, याद है, फॉर्मूला समझने वाले है। वेट जो आपका, वेट क्या है, वेट एक फोर्स है।
फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मानो मास आपका चेंज नहीं हो रहा बट एक्सेलरेशन तो चेंज होगी ना। अगर एक्सेलरेशन चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगी, और फोर्स ही तो वेट है, मतलब वेट चेंज हो गया। तो वेट एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका एक्सेलरेशन चेंज है तो वेट चेंज होगा, बट अगर आपका मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, हर जगह मास जो आपका चेंज नहीं होता। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारा मून में जो वेट है वो 1/6 हो जाता है अर्थ के वेट से। ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पेपर में आ सकता है कि अगर सपोज करो किसी का वेट 60 न्यूटन है अर्थ पे, तो उसका मून पे कितना होगा, तो 1/6 आप इसको कर लोगे। यही मास और वेट में डिफरेंस है। अगर पेपर में आएगा तो मैं अच्छे से कर लोगे। मैं एक बार वापस इसको रिवाइज कर देता हूँ, ये गड़बड़ मत करना। पेपर में बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ से पेपर में गड़बड़ हुई। ऐसे ऐसे टॉपिक्स में से अगर आप क्वेश्चन गलत करते जाओगे तो फिर कैसे पेपर में सिलेक्शन एक्सपेक्ट करोगे आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मास और वेट में क्या फर्क होता है। मैं आपको बताया था मास होता है कि आप जिस भी चीज से, जिस भी मैटर से कोई क्वांटिटी बनी है उसमें वो मैटर कितना है। मानो मैं एटम्स मॉलिक्यूल से बना हूं तो मेरे में कितना एटम्स मॉलिक्यूल है, वो मास है। इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये चेंज नहीं होता है। जितना यहाँ पर है वहीं पर, अगर मेरे को यहाँ पे रखो जितना मेरा मास है, मुझे अमेरिका में लेके जाओ उतना ही होगा। मुझे यूएसए ले जाओ, सॉरी मुझे उससे बाहर जो है यूनिवर्स में ले जाओ, वही होगा। मास चेंज नहीं होगा। ऑर्डिनरी बैलेंस से कैलकुलेट कर सकते हो, जीरो भी नहीं होता मास। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करिए तो उसको कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। वेट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब आप जैसे मैं यहाँ पे रुका हूँ, मेरे पे ग्रेविटी नीचे खींच रही है तो कितनी फोर्स मेरे पे लगा रही है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको फोर्स पहले ही पढ़ा दिया। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और ग्रेविटी के केस में फोर्स होगा मास इंटू ग्रेविटी। अब मास तो चेंज नहीं होता बट ग्रेविटी तो चेंज होती है ना भाई। ग्रेविटी की वैल्यू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। इक्वेटर में अलग, पोल्स में अलग, ठीक है। अर्थ के अंदर अलग, हाइट के साथ डिक्रीज, डेप्थ के साथ डिक्रीज। आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो मून में कुछ और, तो इसीलिए ये चेंज होती है। इसका मतलब जो है आपके वेट जो है चेंज होगा। न्यूटन इसकी यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर आपका अर्थ में वेट जो है, जो वेट होगा उसका 1/6 मतलब 6 गुना कम कहां पर होता है, मून में होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सर हमने क्या क्या पढ़ा है बेसिकली, एक बार क्लियर तो कर दो कि पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। आप ये ना सोचो सर पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। देखो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अभी हमने नहीं देखे, इसको छोड़ के मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड ये तो कवर किया, क्योंकि बेसिकली एटसेट्रा में वही आ रहा है। क्या स्पीड के साथ अगर सपोज करो यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी लिखा है, डिस्टेंस डिफरेंस लिखा है वो आ रहा है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखा है वो आ रहा है, मोशन जस्ट नहीं लिखा है वो आ रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन वो आ रहा है, और इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये एटसेट्रा हमने कवर कर लिया, ये सब कवर कर लिया। हमारा एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। वो भी छोटा नहीं है बट कवर करके चलेंगे ना। मैं तो एक ही बार में रिकॉर्ड करता हूँ, थकना तो मुझे चाहिए। तुम तो एक दो बार में देख ही सकते हो, बट सेशन एक ही बार में कवर करा करो, उससे कंसिस्टेंसी बनती है, अच्छे से क्लियर हो जाता है। और इस सेशन के बाद साइंस कंप्लीट है, फाइनेंस अकाउंट सिस्टम वालों की सारे टॉपिक मैं अभी प्लेलिस्ट बना के डाल दिया आपको। अभी मेरा ये चल रहा है कि मैं एक हफ्ता जो है इसमें FA 7-8 दिन FA भी लाऊंगा, फिर जूनियर सिस्टम वापस। बीच में मीन वाइल मैराथन सेशन भी आएंगे जो रह गए, जैसे क्लाइमेट वाला है। अभी मैं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स भी ढूंढ रहा हूँ, तो वो भी करेंगे, ठीक है। इकोनॉमी वगैरह भी देखेंगे। तो मैं सेशंस लाऊंगा, सेशंस आते रहेंगे, तो आप पढ़ते चलना। इसके बाद आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना इकोनॉमिक्स पढ़नी है कि पहले स्टैट्स को कंप्लीट करना। कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है, क्योंकि स्टैट्स भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी थोड़ी आपकी है। आप दोनों में से जो बोलोगे उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक ये लेक्चर सुन रहे हो और पसंद आता है थोड़ा बहुत पढ़ना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है। और शेयर भी करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी रिकमेंड किया करो, ठीक है। देखो लॉज ऑफ मोशन, मोशन को मूव, जो मोशन का कंसेप्ट है उसमें कुछ लॉज हैं जो इसको गवर्न करते हैं। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉज हैं? 3 लॉज, ठीक है। और किसने दिए? न्यूटन ने दिए, सर इसाक न्यूटन, ठीक है। सर इसाक न्यूटन ने बेसिकली 3 लॉ दिए थे मोशन के, ठीक है। इनको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसलिए इनका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हम सिंपली चीज समझेंगे, उससे पहले मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है, फिर हम देखें। पहले समझो, सबसे पहले एक चीज होती है इनर्शिया। क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया होता है, देखो मेरे सामने एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, क्या पानी की बोतल खुद ब खुद चलने लगेगी? बताओ, क्या इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो खुद ब खुद चल सकती है? नहीं है ना। पानी की बोतल खुद ब खुद नहीं चल सकती। इसी तरह अगर मैं सपोज करूं एक पेन को उठाऊं और यूनिवर्स, आपने सुना होगा कि एक पेन को अगर आप स्पेस में छोड़ देते हो तो वो पूरी उम्र चलता ही रहे। इस सैटेलाइट एक बार आप स्पेस में डाल देते हो वो ऑटोमेटिकली घूमती रहती है, ठीक है। इनर्शिया होता है ये हर एक ऑब्जेक्ट की एक इनएबिलिटी है, मतलब उसमें ये खासियत नहीं है, इनएबिलिटी है टू चेंज ए स्टेट, कि वो अपनी स्टेट्स को टू चेंज ए स्टेट, वो अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। स्टेट का मतलब होता है रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, ठीक है भाई। जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग ये पढ़ के आए हो, 9-10 सबने करी है ना, कोई मैंने अकेले तो नहीं करी है। बट मुझे नहीं लगता तब हमें ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं भी जब प्रिपरेशन करता हूँ तो मैं कई बार सोचता हूँ यार ये तो हमारे सिलेबस में है, हम वही NCERTs बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। बट अब जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है यार ये तो कुछ अलग ही था, मज़ा भी आता पढ़ने का, ठीक है।
देखो इनर्शिया क्या होता है, हमारी एक इनएबिलिटी, हम अपनी स्टेट खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते। स्टेट का मतलब था जैसे मानो कोई रेस्ट में, तो रेस्ट से वो खुद मोशन में नहीं आ सकता, ठीक है। मान लो चेयर पड़ी हुई है, वो चेयर खुद ब खुद चलने लगे, फिर तुम बोलोगे भूत आ गया, है ना। तो अगर कोई चीज मोशन में, वो खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आ सकती। अब आप बोलोगे सर मैंने एक बॉल को फेंका था, वो ऑटोमेटिकली रुक गया। वो इसलिए रुका क्योंकि हमारे इधर अर्थ में फ्रिक्शन है, हमारे इधर अर्थ में ग्रेविटी भी एक्ट करे। बट अगर सपोज को आप यूनिवर्स में, अब स्पेस में चल जाओ, स्पेस में जाके किसी चीज को एक बार फेंक दोगे ना, वो कभी नहीं रुक सकता खुद ब खुद। तो ये इसकी इनएबिलिटी है। और डायरेक्शन भी आप अपने आप चेंज नहीं कर सकते। अब एक काम करना, आप अपनी गाड़ी लेके जाना और आगे एक टर्न आएगा ना, खतरनाक सा टर्न, और टर्न नहीं करना गाड़ी पे, ठीक है। गाड़ी का हैंडल जो है घुमाना नहीं, स्टेयरिंग नहीं घुमाना, वो ऑटोमेटिकली देखना घूम जाएगी। घूमती है कभी नहीं घूमती। ये नहीं करना यार, जाके उधर कुछ और नुकसान करवा दो। मतलब अपने आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। अपने आप हर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही चलना चाहो, तो डायरेक्शन में हम खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते। कभी आपने ये चीज सोची थी? ये न्यूटन ने सोची। इसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक इनएबिलिटी हमारी कि हम खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। सर आप कहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाते हुए इनर्शिया में कहाँ घूमोगे? इसलिए क्योंकि आपका जो पहला लॉ है मोशन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले तो आपको यही पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। सर फर्स्ट लॉ कहता है क्या? फर्स्ट लॉ कहता है एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, शुड रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और इन अ डायरेक्शन एंड कैन नॉट चेंज इज स्टेट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा। क्या मतलब, अगर मैं एक बार वापस स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो स्टेटमेंट कहती है एवरी बॉडी कॉन्टिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स है, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं है, तो कोई भी बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट मतलब उसकी स्टेट रिटेन रहती है। अगर वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है, मोशन में ही रहेगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। वो अपनी स्टेट को खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहे। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और देखो यही इनर्शिया की तो डेफिनेशन है, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, ये भी पेपर में पूछेगा। मानो, देखो ध्यान से सुनना, इसकी एग्जांपल से पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे आप एक बस में बैठे, अब देखो आप बस में बैठते हो, ड्राइवर सडनली बस को चलाने शुरू हो जाता है और आप बस में खड़े हो, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो ना। सबके साथ हुआ है यार। अगर आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर सडनली गाड़ी चलाने लगा, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो, पीछे की तरफ गिरते हो ना, उसको बोलते हैं हम बेसिकली, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह, इनर्शिया की वजह से होता है। और अगर मान लो एक ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है, तो आप आगे किसी के ऊपर गिर जाते हो, फिर आपको थप्पड़ भी चलता है आगे से ना। अगर लड़का बेचारा गलती से भी गिर गया तो लड़की से तब भी पड़ेगी। तो बेसिकली वो क्या है, वो भी इनर्शिया की वजह। अगली बार उसको बोला ये मेरा कसूर नहीं है, ठीक है, ये इनर्शिया की दिक्कत है। फिर जब तक तुम इनर्शिया समझाते ना, तो तुम्हारी हालत खराब हो जानी है। तो इनर्शिया की वजह से होता है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। क्या मतलब, ऐसा हो क्यों रहा है? मान लो जब एक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, देखो आप जब गाड़ी चल रही थी, तो आप ये गाड़ी पे हो आप, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, या गाड़ी के ऊपर आप खड़े हो, ठीक है, ये आगे एक लड़की खड़ी है, ये आप खड़े हो, ठीक है। और आप क्या हुआ है, ये आप चल, मतलब आपकी गाड़ी चल रही है, ये मोशन वाली स्टेट है, ठीक है, गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी के टायर्स चल रहे हैं, टायर के साथ आपकी लेग जो है नीचे वाली, उनको ऐसा लगता है कि आप भी मूव कर रहे हो, लगता है, ठीक है, आपकी मूव कर रहे हो, ठीक है। तो आप चलना ही चाहते हो, बट ड्राइवर सडनली यहाँ से ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर क्या कर लेता है, सडनली ब्रेक। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है, टायर रुक जाते हैं, यहाँ पे टायर जाम हो जाते हैं। आपकी लोअर बॉडी डायरेक्टली टायर के कांटेक्ट में, इनको भी पता चल जाता है कि रुक गया है, रुकना है, रुक गया है, क्योंकि गाड़ी रुकी है तो हमें भी रुकना है। बट आपकी अपर बॉडी को अभी नहीं पता। अपर बॉडी कॉन्टिन्यूसली चलना ही चाहती है, क्योंकि पहले गाड़ी चल रही थी। तो इसका मतलब आपकी अपर बॉडी थोड़ा आगे की तरफ गिरती है, ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, मान लो जैसे ये गाड़ी थी, ये सडनली रुकी हुई थी, आप यहाँ पे ऊपर हो इसके, ठीक है, तो आप यहाँ पे बैठ खड़े थे, मान लो। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने सडनली स्टार्ट कर दी। जब तक ये रुकी हुई थी, तो आप, गाड़ी भी रुकी है, आपके पाँव को भी ऐसा लगता है कि मतलब रुका हुआ है, तो आपकी बॉडी रेस्ट में है। अब गाड़ी जब सडनली आगे चल पड़ती है, आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट में रहना चाहती है, मतलब आपकी बॉडी अपनी जगह पे रहना चाहती है, बट गाड़ी आगे निकल गई तो आपको पीछे वाली तरफ झटका लगता है, ठीक है। तो ये होता है, किसकी वजह से होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स हैं, आप समझ सकते हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये चीज। और पेपर में आ गया, अगर एक ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता, आप आगे गिरते हो, या ड्राइवर सडनली स्टार्ट करता, आप पीछे गिरते हो, ये किसकी वजह से हो रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या आप बोल सकते हो इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जब आप चलती गाड़ी से जंप करते हो, तो आपको आगे वाली तरफ देख के ही जंप करना चाहिए। अगर आप पीछे वाली तरफ देख के जंप करोगे, तो आप उल्टी तरफ भागोगे और गिर जाओगे, ठीक है। तो वो भी इनर्शिया फर्स्ट लॉ मोशन, कभी किसी और पढ़ेंगे, 9th 10th वापस पढ़ाएंगे ना, फिर दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, बाद में रिवाइज भी करवा दूंगा, बट आपको समझ आ गया।
अब एक चीज आपको समझनी है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? देखो, मोमेंटम होता है इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। मैं बड़े अच्छे से मोमेंटम के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मोमेंटम होता है इफेक्ट ऑफ मोशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ मोशन, कोई भी मोशन है, कोई भी मूवमेंट है, उसका कितना इफेक्ट होगा, ठीक है। मोमेंटम बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक होता है मास पे और दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे, ठीक है। वेलोसिटी, अब आपको कैसे समझ आएगा? देखो, मान लो आपकी एक पहाड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, मान लो आपकी कोई एक बड़ी पहाड़ी है, उसके नीचे जो है, इसके नीचे आपकी कार लगी हुई है, ठीक है, पहाड़ी के नीचे, ठीक है। आपने नई डिफेंडर लिया और आपने इस जो है माउंटेन के नीचे रुकाई हुई है डिफेंडर। यहाँ से ऊपर एक 2 kg का पत्थर गिरता है नीचे, ठीक है, इस कार के ऊपर पड़ता है। और दूसरा केस ये है, ये पहाड़ी के साथ ही आपकी डिफेंडर खड़ी है, यहाँ पे आपका 50 kg का पत्थर नीचे गिरता है। अब मुझे बताओ किस में जो है नुकसान ज्यादा होगा, किस में नुकसान ज्यादा? जब 50 kg का गिर, इसका मतलब जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना उसका मोशन का इफेक्ट ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। दूसरा वेलोसिटी का समझते हैं। मान लो मैं क्या करता हूँ, एक बुलेट लेता हूँ, बुलेट गन में जो बुलेट पड़ती है, ठीक है, वो लेता हूँ। एक बार क्या करता हूँ, आपको सामने खड़ा कर देता हूँ ना, तुम पढ़ते नहीं हो। एक बार अपने हाथ से तुम पर बुलेट फेंकता हूँ और दूसरी बार गन के बीच से बुलेट को फायर करता हूँ और तुम्हें सामने खड़ा किया मैंने। अब मुझे बताओ किस केस में तुम्हारे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये वाले केस में, गन में से जब बुलेट नहीं। क्यों? इस केस में वेलोसिटी ज्यादा, जिस केस में वेलोसिटी ज्यादा है उस केस में मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब मोमेंटम क्या है? बेसिकली इफेक्ट ऑफ मोशन जो हमारा, इसको पी से नोट करते हैं, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम, वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। अब जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, वो क्या कहता है? सेकंड लॉ, देखो आपका फर्स्ट लॉ ये कहता था, फर्स्ट लॉ आपका ये, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता था, देखो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, लिख देता हूँ यार कि पेपर में पूछ गया तो पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर मतलब जहाँ पे डायरेक्शन भी। फर्स्ट लॉ कहता था कि हर एक बॉडी जो इस यूनिवर्स की, वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। स्टेट चेंज करने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। तो सेकेंड लॉ उस फोर्स को बताता है, ठीक है, कि वो कितनी फोर्स होती है। तो सेकंड लॉ बोलता है कि जो हम किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? कितना मोमेंटम चेंज हो, जितना मोमेंटम, ये d/dt का मतलब होता है चेंज विद टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। कंफ्यूज नहीं हो जाना, सर ने क्यों लिख दिया, मुझे फिजिक्स से याद आ गई ना अपनी, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। सेकंड लॉ कहता है कि जो भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल, अब स्टेट, पहला न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि स्टेट तभी चेंज होगी जब क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगे। और सेकंड लॉ उस एक्सटर्नल फोर्स को फॉर्मूला देता है। सेकंड लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? मोमेंटम। जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उतनी एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूँ d/dt ऑफ मोमेंटम, क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी पता है मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है आपको क्या बताता है? इट गिव्स द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, कि कितनी फोर्स जो है वो लगती है किसी ऑब्जेक्ट में। तो फोर्स कैसे लगती है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मतलब जितना मोमेंटम चेंज होगा उतना आपका फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ जो आपका सिंपली बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगेगी तभी स्टेट चेंज होगी। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है बेसिकली वो एक सिचुएशन बताता है कि अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स किसी में लग रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ, इसलिए मैंने आपको पहले मोमेंटम पढ़ाया था, ठीक है। और अब न्यूटन का थर्ड लॉ समझते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे कंफ्यूजिंग यहाँ से स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। थर्ड लॉ कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट है ए, वो कौन से ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये बी पे 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पे 50 न्यूटन ही फोर्स लगाए, ना ज्यादा लगाए ना कम, बट डायरेक्शन अपोजिट। अगर ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। यहां से क्वेश्चन बनता है, मतलब अगर ए, मान लो ए जो है वो बी पे फोर्स लगा रहा है, उतनी फोर्स, इसलिए मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, बी जो है वो ए पे लगाएगा जितनी ए बी पे लगा रहा है, बट डायरेक्शन अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन को वेक्टर्स में माइनस साइन से बताते हैं। क्या बताते हैं? माइनस साइन। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, पेपर में इक्वेशन आ गई तो ऐसे होगी, ठीक है। ये क्या है इक्वेशन? ये कह रहा है कि ए पे जितनी फोर्स लगा रहा है बी पे भी ए उतनी फोर्स लगा रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने माइनस साइन डाल दिया। तो वेक्टर के लिए ऊपर एरो डाल देते हैं आप, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि क्या फोर्स सेम बॉडी पे लग रही है डिफरेंट बॉडी में? डिफरेंट बॉडीज में, दे आर टू बॉडीज, ए और बी। यार मेरी बात सुनो, सिंपली समझो, मुझे बताओ मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है कि अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है? मान लो अर्थ के ऊपर मैं हूं ना, तो मेरी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगी कि अर्थ की ज्यादा होगी? अर्थ की ज्यादा होगी, अर्थ का मास ज्यादा है। बट अर्थ पूरी ग्रेविटेशन फोर्स मेरे पे नहीं लगाता, अर्थ मेरे पे उतनी ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है जितनी मैं अर्थ पे लगा रहा हूं, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है।
ये याद है क्यों, क्योंकि अर्थ मुझे नीचे खींचे, मैं अर्थ को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट होती है बट फोर्स जो है सेम लगती है, ठीक है। ये वही गांधी जी वाली बात आ गई कि आपको कोई एक थप्पड़ लगाया आगे से रिप्लाई मत करो, बट इसका उल्टा, अगर आपको कोई एक थप्पड़ लगाओ उतनी इंटेंसिटी से उसको वापस थप्पड़ लगाओ, ठीक है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या समझा, बाकी हमें ऑलरेडी क्लियर था, हमें लॉज ऑफ मोशन को एक बार वापस रिवाइज करना है। देखो लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज हैं, सर इसाक न्यूटन ने दिए पहले, बस इसके बाद टॉपिक कंप्लीट है, तो इतना आपको बोर होने वाला नहीं था, हमें को अच्छे से समझ आया ये। तो पहला लॉ ऑफ मोशन समझने के बाद इनर्शिया समझना। इनर्शिया होता है कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स के उसकी एक इनएबिलिटी है, वो खुद ब खुद अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। मान लो कोई रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, वो रेस्ट में नहीं आ सकता, और डायरेक्शन आप खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकते। तो यही बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी इज दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, या ऐसे बोल सकते हैं स्टेट लाइन में। मतलब हर एक बॉडी जो इस यूनिवर्स की वो एक ही स्टेट में रहना चाहती है, वो खुद ब खुद स्टेट चेंज नहीं करती। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ड्राइवर जो है वो जो है अगर वो गाड़ी चला तो पीछे गिरेगा, जैसे सडनली स्टार्ट होगी सडनली ब्रेक लगेगी तो आप आगे गिरोगे, ठीक है। ये सारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं, पेपर में आ सकता है। मोमेंटम क्या होता है, आपके मोशन का इफेक्ट। मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं। आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो आपकी नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे लगेगी वो कैसे पता चलेगी, तो आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करें। वो फोर्स होगा आपका कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जितना मोमेंटम चेंज हो रहा है उतनी नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अगर मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है ज्यादा फोर्स लग रहा है, कम चेंज हो रहा है तो कम फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है। यहां से हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया, मास इनटू एक्शन, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन, इसकी स्टेटमेंट ये होती है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना आप किसी पे एक्शन करो, जितना जोर से आप एक बॉल को दीवार में फेंकोगे उतना जोर से दीवार से टकरा के बॉल आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो जितना जोर से आप एक्शन करोगे उतना जोर से आप पे रिएक्शन होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, एक गन से, देखो ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट में, एक गन से अगर आप बुलेट को फायर करते हो तो जितना बुलेट आगे जाती गन भी कोशिश करती है पीछे आने की, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। इसकी एग्जांपल है, मान लो बेस्ट एग्जांपल है स्विमिंग। जितने जोर से आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो स्विमिंग करते वक्त उतना आप आगे भागते हो। ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। आपका चलना, आप वॉक भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस में कर रहे हो। आप ग्राउंड को पीछे वाली तरफ धकेलते हो तो आप आगे चलते हो। कभी अभी उठो चल के देखो, आप जब चलते हो आप क्या करते हो, अपने पाँव से, अपने पाँव के पंजों से क्या करते हो, ग्राउंड को पीछे पुश करते हो और ग्राउंड आपको आगे धकेलता है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, आपके पाँव और ग्राउंड, ठीक है। और डायरेक्शन देखो अपोजिट है, आप ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे हो, ग्राउंड आपको आगे पुश कर रहा है। आप जितने जोर से ग्राउंड को पीछे पुश करोगे उतना ग्राउंड आगे आपको पुश करेगा। जब आप चलते हो आराम से तो आप वॉक कर रहे हो तो धीरे धीरे ग्राउंड को पुश करते हो, धीरे धीरे चलते हो। आप भागने लगते हो, ग्राउंड को तेज पुश करते हो तो तेज भागते हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पुशिंग। तो ये सब किसके बेसिस में एक्सप्लेन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। तो ये एक इसको छोड़ के बाकी सारे हर एक टॉपिक पे एक एक मैराथन सेशन है। जैसे ये 1 घंटे का सेशन है ना, ऐसे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जनरल साइंस के उनके एक एक घंटे के ही सेशंस आए हुए हैं। तो टोटल जितने आपके टॉपिक्स हैं उतने सेशंस हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल साइंस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जाके उसको कवर कर लो, ठीक है। इसके बाद जो अब आपके टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, साइंस तो कंप्लीट है मेरे एंड पे। अब तो लास्ट में एक सिंगल मैराथन सेशन देखें पेपर के आसपास। इसके स्टैट्स में 2-3 सेशन लाए थे, वो भी टॉपिक वाइज है। आप बोलोगे उसको कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स की भी मेरी प्लेलिस्ट बनी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, बट तुम लोग कहीं इकोनॉमिक्स के लिए बोल रहे हो, वो बोलोगे तो कवर करेंगे। 8-10 दिन हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कवर करेंगे, एटलीस्ट हम 4 या 5 अप्रैल तक कवर करेंगे। उसके बाद जो है बाकी जो हमारे 10-15 दिन बचेंगे वो हम जूनियर सिस्टम पे वापस फोकस करेंगे। मीनवाइल आपके मैराथन सेशन में बीच में लूंगा जो ऑलरेडी हमारे चल रहे थे, बट उसके बाद जो है 19 के बाद हम वापस इसको फाइनेंस अकाउंट सिस्टम को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। बाकी मैराथन सेशन का भी, उसके बाद जो एमसीक्यू सेशन के साथ साथ जो आपके मॉक टेस्ट है उसका भी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में बहुत जल्दी शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। बाद में आप बच्चे बोलते हो कि सर हमने वहां से ले लिया था, आपने पहले नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं अनाउंस करूंगा, बहुत जल्दी आपको डेट्स जो है मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर शेयर करता हूं। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कोई टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हो कि जल्दी सेशन लाया जाए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं उस पर सेशन लाऊंगा। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।